हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 आइसोलेशन प्रिकॉशंस एंड पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। यूनिट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। आप जाके डिटेल में देख लीजिए। 1 बाय 1 अगर आप यूनिट क्लियर करते रहेंगे तो आपका कोई बर्डन नहीं रहेगा एग्ज़ाम पे। अब बस आपको रिवीजन और नोट्स प्रैक्टिस करने होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की यूनिट को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपने पीपीई है, मतलब कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा क्योंकि फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ पीपीई किट का ही होता है। यूनिट 2 में मेनली आप आइसोलेशन प्रिकॉशन को पढ़ोगे और जो यूनिट 2 है वो आपकी ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में है और बहुत ही जल्दी आप इसको समझ के कवर अप भी कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइसोलेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन, एक ये बैरियर क्रिएट करता है बिटवीन पीपल एंड जर्म्स। अच्छा, अगर हम लोग आइसोलेट करते हैं तो आइसोलेशन के थ्रू से हम ये कह सकते हैं कि वो एक बैरियर मेंटेन करता है एक पर्सन और पीपल के। अब जो जर्म्स है और जो भी आपके पर्सन है उसमें अगर आप क्या रहे हो कि डिस्टेंस कर रहे हो या फिर कोई आप बीच में मीडियम क्रिएट कर रहे हो जिससे आप एक एज अ मीडियम बैरियर क्रिएट कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप प्रमोट तो एक तरीके से हेल्थ को ही कर रहे हो ना, आप इन्फेक्शन को रिड्यूस कर दे रहे हो। लेकिन जब ये जर्म्स है, अब ये जर्म्स प्रेजेंट है तो बहुत मतलब अलग अलग तरीके से होते। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन में जर्म्स होते हैं जिसके थ्रू से सबको स्प्रेड हो रहे होते हैं। क्या कभी होता है कि एक पर्सन को ही जर्म्स इन्वॉल्व कर लेता है, तो उस तरीके से आपको आइसोलेट करना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोलेशन स्टार्टिंग से। अ बैरियर इज क्रिएटेड बिटवीन पीपल एंड जर्म्स बाय टेकिंग आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड दिस प्रिवेंट द जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द हॉस्पिटल। आपको पता है जर्म्स क्या स्प्रेड करता है, जर्म्स के थ्रू से इन्फेक्शन कैसे होता है, और इन्फेक्शन में आपको पता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, तो वो हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस भी कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप के आइसोलेशन प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जिससे हम लोग रोक सकते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को। अगर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकना है तो आपके बहुत टाइप्स के बहुत टाइप्स आइसोलेशन के प्रिवेंशन आते हैं। बट अभी आप माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट 2 में 4 टाइप्स पढ़ोगे। तो सबसे पहले जो जनरल हॉस्पिटल वाइडली प्रैक्टिस करी जाती जो कि बैक्टीरियल आइसोलेशन होता है, वो आपके 3 रीजन से होता है। सबसे पहले आप हॉस्पिटल में इन्फेक्शन डिजीज़ रिप्लेस कर सकते हो जिससे इन्फेक्शियस डिजीज़ आपकी यूनिट में जनरल हॉस्पिटल के सेकेंडली हो जाए। मतलब कि जो आपके कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो रिप्लेस करके आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में करवा सकते हो। सेकेंडली आपका आएगा, आप रिकॉग्नाइज कर लो, और वो जैसे कि कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करके ही पेशेंट को आइसोलेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को कोई भी डिजीज़ होगी जैसे हेपेटाइटिस हो गई, अब उससे किसी और को हो गई जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ हो गई, तो अब उससे क्या होगा, किसी और को स्प्रेड होगा, तो आप क्या करो, उसी पेशेंट को ही आइसोलेट कर दो जिससे किसी और को ना हो। थर्डली, आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज़ कर सकते हो। ये क्या होता है, इसमें पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा नंबर में आपको मिलेंगे। इसमें क्या होता है, उनको हम लोगों को आइसोलेट के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना होता है। फिर आपके जब आप बात करोगे आइसोलेशन प्रिकॉशन में, तो इसमें आपके 2 क्लासेस आते हैं। सबसे पहले आपका है सोर्स आइसोलेशन, उसी को हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। फिर आपका है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, उसी को हम लोग कहेंगे रिवर्स आइसोलेशन। तो इससे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये सोर्स और स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ये पर्सन ही आपका सोर्स है, मतलब इसमें इतना इन्फेक्शन है कि ये पूरे आसपास के सराउंडिंग्स में इन्फेक्शन ही करेगा, तो ये सोर्स आइसोलेशन है। अब हमें इसको ही आइसोलेट कर देंगे तो बाहर के इन्वायरमेंट हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ये हमारा हो गया सोर्स आइसोलेशन। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ही को हम लोग सोर्स आइसोलेशन को कहते हैं। फिर प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। अब ये प्रोटेक्टिव आइसोलेशन क्या है, अब एक पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी डिक्रीज है। अब क्या है, इम्यूनिटी डिक्रीज है और बाहर के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स हैं। अब आपको बाहर के इन्वायरमेंट से माइक्रोब से इसको सेफ करना है तो आप इसी को आइसोलेट कर दोगे। इसको हम लोग कहेंगे प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, या फिर आप
आपका हो गया रिवर्स आइसोलेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होते हैं 2 क्लासेस, और ये क्लासेस आपके आइसोलेशन में आते हैं। इसमें यही चीज़ मेंशन है कि हाईली सस्पेक्टेबल होते हैं इन्फेक्शन के, ये पैथोजन माइक्रोब्स होते हैं और इनको आप सेव करोगे, आपका प्रोटेक्टिव आइसोलेशन बनेगा। ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन होती हैं। बट अगर आप थ्योरी से करोगे तो आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन एक डायग्राम सिंपल से हो जाए तो चीज़ें समझ में आ जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोलेशन सिस्टम की। तो आइसोलेशन सिस्टम आपके 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था क्लासेस, जो कि आपकी थी 2 टाइप्स की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोलेशन सिस्टम, जो कि आपके होंगे 4 टाइप्स के। आप बुक में देख रहे हो कि इसमें 4 टाइप्स मेंशन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो ये आइसोलेशन सिस्टम करा गया है, ये किसके लिए करा गया है? यह आपके मेनली इन्फेक्शन को रिड्यूस प्रिवेंट करने के लिए और स्प्रेड को रोकने के लिए करा गया है, जिससे आपका हेल्थ का प्रमोशन हो सके। सबसे पहले आप चीज़ों को समझें कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये माइक्रोबायोलॉजी एक डिपार्टमेंट में है, लेकिन हम लोग इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है आपका स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन आपका रेड कार्ड कलर का होगा। फिर आपका है स्टूल यूरिन निडल आइसोलेशन, जो कि आपका होगा येलो कार्ड का। फिर आपका है स्टैंडर्ड आइसोलेशन, वो आपका होगा ब्लू कार्ड का। फिर आपका है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, वो आपका होगा वाइट कार्ड का। तो आपके ये 4 टाइप्स के हुए हैं, 4 टाइप्स के हैं और डिफरेंट कलर कार्ड्स में आप इनको रखोगे। अब ये स्ट्रिक्ट आइसोलेशन क्या है? इसमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, ये स्प्रेड आपकी ईजिली हो सकती है, इसमें मार्क भी ईजिली स्प्रेड हो सकती है, इसीलिए आपको इसको स्ट्रिक्ट आइसोलेट करना होता है। साथ ही साथ आप इसको रेड कार्ड में करोगे। रेड कार्ड में करने के बाद में आप क्या करोगे, आप अब डिटेल में भी मेंशन है, लेकिन ओवरव्यू के बाद आप तुरंत डिटेल कर लीजिए, आपको इजी रहेगा पॉइंट वाइज में। स्ट्रिक्ट में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो आइसोलेशन कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन रूम को लीव नहीं करना होता है। इसमें पेशेंट के एक विजिटेड टाइम रख दिया जाता है एक डिपार्टमेंट में, जिसके हर एक अरेंजमेंट्स होते हैं। इससे इन्फेक्शन कंट्रोल कम्युनिटी भी मैनेज करती है और हॉस्पिटल एजेंडा भी मैनेज होता है। इसमें जो कंसल्टेंट होते हैं, जो भी पेशेंट के होते हैं, वो अपने मैनेज बाय टाइम पे आते हैं। इसमें कंसल्ट डिपार्टमेंट होता है और जो भी वार्ड की सिस्टर या फिर इंचार्ज होती है, वो मेडिकल स्टाफ के थ्रू से इसको मैनेज करती है। जो भी स्ट्रिक्ट आइसोलेशन है, वहाँ पे प्रॉपर आइसोलेशन के टाइम पे प्रॉपर आइसोलेशन होता है और प्रॉपर क्लीनिंग होती है। उसके बाद ही आप कह सकते हो कि आपकी स्ट्रिक्ट आइसोलेशन होती है। नेक्स्ट आपका स्टूल यूरिन निडल आइसोलेशन, ये आप रखोगे येलो कार्ड में। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ तो है, लेकिन ये पेशेंट के फ्लूइड से ट्रांसफ़र होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्टूल यूरिन निडल आइसोलेशन। तो जो स्टूल यूरिन निडल आइसोलेशन है, वो आप येलो कार्ड में रखते हो। इसमें क्या है, जो पेशेंट आइसोलेटेड हो रहा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में रखा जाता है, और उसका भी एक कंसर्न के बाद में आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फिर आप जो डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजर होते हैं, क्योंकि आप इनका कलेक्शन करोगे, जैसे स्पेसिमेन कलेक्शन है कुछ भी, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन भी तो आपको करना पड़ेगा। तो जब आप सर्जिकल या फिर ऑब्स्टेट्रिक कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, कोई जैसे कि हेपेटाइटिस पेशेंट है, तो आपको उसके लिए एक अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि अगर ब्लड स्पिल हो रहा है तो ऑफकोर्स ये चांसेस है कि वो चीज़ हमें भी हो सकती है, एक हेल्थ वर्कर को हो सकती है या फिर एक अदर पेशेंट को हो सकती है। तो उसके लिए आप एक तुरंत स्पिल्ड ब्लड को मैनेज करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले या तो उसको कवर करोगे पेपर से, उसके बाद में उसको डिसइंफेक्ट करोगे, कंटामिनेट करोगे। आप सॉल्यूशन कौन सा यूज़ करोगे, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करोगे, जिससे आप क्या करोगे, सारी चीज़ें क्लीन आउट करोगे। नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्ड आइसोलेशन, जो कि आपका आएगा ब्लू कार्ड में। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसको आइसोलेशन की नीड होती है, इससे अदर इन्फेक्टिव डिजीजेज हो सकती हैं। स्टैंडर्ड आइसोलेशन आपका ब्लू कार्ड में आता है। इसमें जो भी पेशेंट होता है ना, वो उस कैटेगरी के आते हैं जिनको एक्सटेंसिव सेप्सिस होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, हर्पीस और आपके बहुत सारे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट को हम लोग अलग कर देते हैं, कंडीशंस भी उन पर अप्लाई कर देते हैं। जो आइसोलेशन रूम होता है वो अदर डिपार्टमेंट से कंसर्न के बाद ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हेड होते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, वो ट्रांसपोर्ट मैनेजर करते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें कंप्लीट प्रिकॉशन के साथ वर्क करोगे। फिर आप जो भी आपका डिपार्टमेंट रहेगा, उसमें फिर से आपके मेडिकल इंचार्ज होते हैं या फिर मेडिकल सिस्टर्स होती हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट करोगे। आपका एक परफेक्ट एक लिमिटेड टाइम होता है, उस आपको ड्यूरेशन पे वर्क करना होता है। फिर आपका है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। प्रोटेक्टिव आइसोलेशन एक आपका हाईली सस्पेक्टेबल पेशेंट होता
हैं जिसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है किससे, इन्फेक्शन से। इनडायरेक्टली जो भी इसमें आते हैं उनका इम्यूनो सप्रेस होता है, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको डिजीज़ हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है अदर से। इसीलिए उनको रिस्क से बचाने के लिए हम लोग आउटसाइड कर देते हैं या फिर आप कह सकते हैं आइसोलेशन रूम में कर सकते हैं। इसमें भी आप कंसर्ट ज़रूर लोगे, विदाउट कंसर्ट आपका कोई काम नहीं होगा। और इसमें भी विजिटेड होते हैं लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स की होती हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ आइसोलेशन सिस्टम। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन सिस्टम इसमें एक शॉर्ट वे में दे रखा है, डिटेल में आपका इसमें मेंशन है, पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मुझे पता है आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में, बट आपके यूनिट 2 में फिर से मेंशन है, आप फिर से ओवरव्यू कर लीजिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हम वो सिर्फ एक ओवरव्यू कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन डिटेल में नहीं कर रहे क्योंकि मुझे पता है आपको इन सबका मीनिंग अच्छे से पता है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होते हैं? एक ये ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं, ये आप हर एक पेशेंट और हर एक हेल्थ केयर वर्कर पे लगा सकते हैं। इससे आप हर एक चीज़ को हैंडल करते हैं। आप इन्फेक्शियस पैथोजन माइक्रोब्स को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। आपको जो भी आपका ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल आपका इंक्लूडिंग जो भी ड्राइड ब्लड होता है, आप उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के साथ में। फिर आप अदर बॉडी फ्लूइड के भी कर सकते हैं जो भी आपके लिए विजिबल है। नॉन इंटैक्ट स्किन से भी हो सकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन से भी होता है, प्रोटेक्ट करता है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको हर एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ये सारे प्रिकॉशन WHO के द्वारा दिए गए हैं। ये आपके और आपके जो भी सराउंडिंग्स उसको भी प्रोटेक्ट करता है, आपको भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ आपको जो डिजीज़ कंडीशन है उससे भी प्रिवेंट करने के साथ साथ जो डिजीज़ कंडीशन होने के क्या होते हैं हो जाता है और होने के बाद में ये होता है ना कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग होने लगेगी, तो उसमें भी आपका हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस भी प्रेजेंट होता है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आपके क्या आते हैं? तो सबसे ज़्यादा तो आपको यूज़ करना है हैंड हाइजीन का, यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में अगर मैं बात करूँ तो आपकी क्या आता है? आपके शू कवर आते हैं, आपके गाउन आता है, आपका एप्रन आता है, आपके ग्लव्स आते हैं, आपके आई शील्ड आता है, आपका फेस शील्ड आता है, आपका हेयर मास्क आता है और आपके मास्क आता है। मास्क फेस मास्क आता है, एक N95 मास्क आता है। तो PPE किट आपको मैंने अभी बता दिया और PPE किट का आपको यूज़ पता है, इसलिए हम इनको डिटेल में नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में पहला पॉइंट आपका हैंड हाइजीन है, दूसरा आपका PPE किट है, तीसरा आपको रेस्पिरेटरी एटिकेट मेंटेन करना है। ये रेस्पिरेटरी एटिकेट क्या होता है और रेस्पिरेटरी हाइजीन क्या होता है? जब आपको भी कफ होगा तो आप उसको आप कवर करोगे, अगर आपके पास कोई भी क्लॉथ या हैंकरचीफ आप उससे करोगे, नहीं तो आप अपने एल्बो से कवर अप करोगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो ड्रॉपलेट आपके एनवायरनमेंट में आ जाएगा, फिर दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन मेंटेन करना होता है। और जो भी आपने टिश्यू यूज़ करा जिसमें भी आपके म्यूकस है, जो नोज़ का म्यूकस होता है, जो भी आपने उसमें स्प्लिट करा है उसको आप ऐसे मतलब इधर उधर नहीं फेंक दोगे, मतलब कि कोई भी जगह आपने देखी जहाँ पर कूड़ा है वहीं पर आपने कर दिया, नहीं। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो और इन्फेक्शन करेगा। आपको क्या करना है, और जो भी आपका यूज्ड टिश्यूज़ होगा या फिर यूज्ड फ्लूइड वाला मटेरियल होगा, आप उसको क्या करोगे, पूरा के पूरे उसको टोटली तरीके से क्या करोगे, बिन में डिस्पोज करोगे। डिस्पोज करने के बाद हैंड हाइजीन करो या फिर आप क्लोरहेक्सिडिन से हैंड वॉश करोगे या तो अल्कोहल बेस से हैंड रब करोगे। फिर आपको क्या करना है, शार्प सेफ्टी मेंटेन करनी है। अब ये शार्प सेफ्टी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपका शार्प सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में निडल ही होता है। अब निडल से आपको सेफ्टी मेंटेन करिए, अगर नहीं करोगे तो आप प्रिक हो जाओगे, आप हो जाओगे या फिर आपके फैमिली मेम्बर, मतलब फैमिली मेम्बर्स इन द सेंस ये कहने का नहीं आप घर आके प्रिक कर रहे हो। फैमिली मेम्बर्स इन द सेंस आपके जो को वर्कर्स होंगे, आपके जो टीम वर्कर होंगे उनको आप प्रिक कर सकते हो, आपके जो पेशेंट आप उनको आप प्रिक कर सकते हो। जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तो जितने भी ब्लड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं ना, वो सारी डिजीजेस भी आपको हो सकती है और पर्सन को भी हो सकती है, किसी और पर्सन को। तो अगर आप शार्प सेफ्टी मेंटेन करो कि आप अच्छे से उनको इंसर्ट करने के बाद आप अच्छे से डिस्कार्ड करो वाइट कार्ड में, तो आप कह सकते हो कि आप शार्प सेफ्टी कर रहे हो। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस इसीलिए कि आपको इस सेप्टिक टेक्निक पता होनी चाहिए। अगर आप सेप्टिक टेक्निक कर दे रहे हो तो फिर क्या बात है। इस सेप्टिक टेक्निक का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए आपकी ये निडल है। अब निडल में हम लोग क्या करते हैं, अब आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखे और यही निडल जाके आपने IM इंसर्ट कर दिया पेशेंट को, तो ये तो अनस्टाइल है और आपने पेशेंट को भी कर दिया। आपको इसकी कैपिंग प्रॉपर
करनी होगी, और कैपिंग को तभी रिमूव करना है जब पेशेंट को आपको डायरेक्ट इंसर्ट करना है। तो ये आपका आता है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस में। आपको लॉन्ड्री मैनेजमेंट करना। अब ये लॉन्ड्री मैनेजमेंट क्या होता है, वार्ड में जितनी लिलेंस होती है, पेशेंट के जितने भी क्लोथ होते हैं, ओटी में जितने भी आपके क्लोथ होते हैं, उन सबका मैनेजमेंट करना, वो सारे आपके स्टाइल होने चाहिए। फिर आपका वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आप BMW बहुत पड़ा होगा ना, बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल में होता है, अगर आप उसका वेस्ट का मैनेजमेंट ना करो तो वही वेस्ट आपको भी हार्म करेगा, इसलिए आपको वेस्ट का मैनेजमेंट करना होगा। आपको स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का यूज़ करना है, जिससे आप बहुत सारे डिजीज़ेस को कंट्रोल कर लेंगे। अब डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन क्या होता है, जो आपका डिसइंफेक्शन होता है वो आपके वेजिटेटिव सेल और स्पोर दोनों को किल करता है माइक्रोब्स में। जो डिसइंफेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेजिटेटिव सेल को किल करता है, डिसइंफेक्शन नंबर को रिड्यूस करता है माइक्रोब्स के, और स्टरलाइजेशन टोटली रिमूव कर देता है। तो अब ये आपका क्या था, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में मेन डिफरेंस, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या आपका डिफरेंस है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में। नेक्स्ट जो आप ये पढ़ रहे हो वो आपका PPE किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इनको हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, इसमें हम नोट शेयर कर देंगे, आप इसको कवर अप खुद से कर लीजिएगा। वैसे कुछ खास मेन नहीं है, इसलिए मैं नहीं कवर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ वही बेसिक से पॉइंट है और जो आप पढ़ते आ रहे हो फाउंडेशन में, इसीलिए इसको कवर अप करेंगे नहीं हम लोग। अब हम लोग में डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन प्रिकॉशन। तो ट्रांसमिशन आपका 3 टाइप से होगा। सबसे पहले आपका होगा एयरबॉर्न, फिर आपका होगा कॉन्टैक्ट, फिर आपका होगा ड्रॉपलेट। मैंने ACD लिखा, आप इससे भी लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा एयरबॉर्न, फिर कॉन्टैक्ट, फिर ड्रॉपलेट। तो एयरबॉर्न में आपके जो भी आपने पढ़ा ना, एयरबॉर्न में क्या होता है, आपके एरोसोल्स होते हैं, आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और आपके ड्रॉपलेट होते हैं। तो आपका इनसे जितना भी ट्रांसमिशन होगा वो आपका आएगा एयरबॉर्न में। एयरबॉर्न में एग्जांपल होगा आपका ट्यूबरक्लोसिस का। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में जैसे कि कॉन्टैक्ट डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। अगर आपको कॉन्टैक्ट से कोई आपको ट्रांसमिशन बेस्ड डिजीज़ हो रही है तो उसका आप क्या एग्जांपल दोगे, नोरो वायरस कॉन्टैक्ट से होता है। अब आपको जब पता चल जाएगा तो उसका प्रिकॉशन कर लोगे, राइट। प्रिकॉशन को भी हम फिर से डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। D से क्या है, ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट से अब आपको हो रहा है। अब ड्रॉपलेट भी एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत टाइप्स में आता है, जैसे कि ड्रॉपलेट एक आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट के टाइप में, एक आपका आ जाएगा ड्रॉपलेट आपके एयरबॉर्न में। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या कर लिए, अलग अलग डिवाइड कर लिए, जैसे कि तीनों को अलग अलग कर दिया है हम लोगों ने। तो ड्रॉपलेट में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंजा है, आप एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। अब आपको टाइप्स पता चल गया कि ट्रांसमिशन किससे होता है। तो ट्रांसमिशन आपका इन 3 से होता है, एयरबॉर्न, कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट। एग्जांपल मैंने बता दिया, एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, एग्जांपल नोरो वायरस, एग्जांपल इन्फ्लुएंजा। अब आपको प्रिकॉशन पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट में प्रिकॉशन क्या हो सकता है, जैसे कि आपको क्या करना, अवॉइड करनी है शेयरिंग को, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको किसी और के फॉर्मेट ऑब्जेक्ट्स को नहीं यूज़ करना है जिसमें एक इन्फेक्शन और जिसमें पैथोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ड्रॉपलेट में आपको क्या करना है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, पर्सन से डिस्टेंस पे रहना है। फिर आपका आएगा एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में आपको प्रॉपर मास्क का यूज़ करना है, डिस्टेंस पे रहना है, और किसी से भी आप पर्सन से बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कांटेक्ट में होकर बात करें, आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस करना होता है, आपको मेंटेन करने होते हैं अपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को, जिससे आप अपनी डिजीज़ को भी प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये आपके थे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। फिर आपका आता है एपिडेमियोलॉजी। अब ये एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो ये CDC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दी गई है। एपिडेमियोलॉजी आपका हेल्थ स्टेटस बताता है, इसमें आपको बताता है कि इन्फेक्शन, इलनेस, डिसेबिलिटी, डेथ, ये सारी चीज़ें आपको एक एपिडेमियोलॉजी के थ्रू से पता चलती है। जो एपिडेमियोलॉजी है ये आपकी स्टडी है हाउ ऑफन की डिजीज़ अकर ए डिफरेंट ग्रुप में और कैसे पीपल और क्यों हुई है, वाई द रीज़न। और डिजीज़ और हेल्थ को आप कम्युनिटी पीपल में जानोगे और एक रीज़न भी करोगे क्यों ऐसा पॉसिबल है। तो एपिडेमियोलॉजी के सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो ये स्टडी होती है डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स किसकी, हेल्थ स्टेट की। एक ये इवेंट होता है जिससे आप स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस करते हो। ये एप्लीकेशन है स्टडीज़ का जो कि कंट्रोल करता हो आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, इसी को हम लोग कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के यूजेस हैं, एपिडेमियोलॉजी के 4 यूज़ हैं। सबसे पहले असेसमेंट। आप कम्युनिटी हेल्थ में जा रहे हो, आप कम्युनिटी हेल्थ में सबसे पहले क्या करोगे, असेस करोगे कि सबकी हेल्थ कैसे है, कौन हेल्दी है, कौन अनहेल्दी है, कौन डेथ में, कौन डिसेबल है, कौन मतलब किस तरीके से है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले असेस करोगे कि उनको कौन से डिजीज़ का रिस्क है, कौन से पॉपुलेशन में है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या उनका रिलेशन है, क्या पैटर्न है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारा पॉइंट आपका आ जाएगा असेसमेंट में। फिर आप
आपका आएगा दूसरा पॉइंट, मेक इंडिविजुअल डिसीजन। अब आपने जब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली, किसके मेथड से, एपिडेमियोलॉजी मेथड से, अब हर एक पर्सन को अब डिसीजन मेक कराओगे, किसके लिए, अबाउट देयर हेल्थ। फॉर एग्जांपल आप गए एक कम्युनिटी एरिया में, वहाँ के कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा अल्कोहल और टोबैको यूज़ होता था। अब अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये 3 कॉमन चीज़ें हैं जो यूज़ होती थी कम्युनिटी हेल्थ में। अब आपने जाना कि कौन कौन यूज़ करो, कौन कौन नहीं यूज़ कर रहा है। जो यूज़ नहीं कर रहे वो तो ऑलरेडी हेल्दी है, तो आप उनको तो दूर कर सकते हो। जो अनहेल्दी, अब आप उनके इंडिविजुअल डिसीजन बनाओगे, जैसे कि आप उनको सबसे पहले तो बताओगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपका गलत है। आप उनको समझाने के बाद में एट लास्ट उनका खुद का डिसीजन बनवाओगे, जिसमें उनका ये डिसीजन रहेगा कि वो ये सारी चीज़ें का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप अर्बन एरिया में जाते हो तो सेडेटिव लाइफ स्टाइल है, तो आप एक्सरसाइज के लिए इम्प्लीमेंट कराओगे। आप जो अनहेल्दी जंक फूड्स चल रहे हैं उनको आप क्या कराओगे, उनके खिलाफ आप एक डिसीजन बनवाओगे। तो ये आपका आएगा मेकिंग इंडिविजुअल डिसीजन। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप एग्जांपल ऐड ऑन करिएगा। नेक्स्ट है कंप्लीटिंग द क्लिनिकल पिक्चर। अब ये क्या है, अब जब एपिडेमियोलॉजिस्ट आते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं या फिर जो भी लेबोरेटरीज होते हैं, वहाँ पर जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एक क्लिनिकल स्टेटस होता है, उसमें आप क्या करोगे, इसको कंप्लीट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग आपका जब प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में जब आपके एग्जामिनर आते हैं तो अब एक आपकी फ़ोटो क्लिक होती है सबके साथ में, क्यों, एज अ कंप्लीट करते हैं हम लोग वो प्रूफ के तौर पे, जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट करती है नेचुरल डिजास्टर्स पे या फिर नेचुरल डिजीज़ पे। अब आप उसको क्लिक करोगे, फिर आप सर्च करोगे कॉज। अब आपने वहाँ का जो भी रीजंस थे, अब लेबोरेटरी में आपके कॉजेस भी तो जानोगे। अभी तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि अभी मैंने आपको दिया था टोबैको का, स्मोकिंग का। अब ऐसे कोई और डिजीज़ होगी तो उसका एक कॉज भी तो होना चाहिए। वो कॉज क्या होता है, वो एक इंडिविजुअल रिस्क ऑफ डिजीज़ पे बनता है, ये अप्रोप्रिएट होता है और इसी के थ्रू से आप पब्लिक हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। फिर आपका है मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब मेथड्स क्या है जिसके थ्रू से एपिडेमियोलॉजी आप परफॉर्म कर रहे हो, तो ये आपके 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, एक आपका होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व करके स्टडी करोगे, एक्सपेरिमेंटल में आप एक्सपेरिमेंट करके स्टडी करोगे। तो ये आपके 2 मेथड्स होते हैं, इनके अल्टरनेटिव नेम है। जैसे कि जो आपका इकोलॉजिकल है उसको हम लोग को रिलेशनल भी कहते हैं और क्रॉस सेक्शनल को प्रीवेलेंस भी कहते हैं, केस कंट्रोल को केस रेफरेंस कहते हैं और कोहार्ट को हम लोग फॉलो अप करते हैं। अब जो अल्टरनेटिव नेम है वो आप लर्न कर लीजिएगा। अब मैं मेन मीनिंग बता देती हूँ कि होता क्या है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव। अब कोई भी डिजीज़ है आप उसका हर एक चीज़ लेवल बाय लेवल करोगे, साथ ही साथ आप हर एक प्रोसीजर को डिस्क्राइब करके मेजर करोगे, फिर एक फॉर्मुलेटिंग भी करोगे, जैसे कि एक फॉर्मूला बेस्ड वर्क कर रहे हो। फिर आपको होगा एनालिटिकल में क्या होता है, आप एनालाइज करोगे। आप एनालाइज क्या करोगे, वहाँ का एनवायरनमेंट का, वहाँ के पीपल्स का, वहाँ का खाने पीने का हर एक सिस्टम को आप एनालाइज करोगे। फिर आपका आएगा इकोलॉजिकल में आप इन्वायरमेंटल चलोगे, इन्वायरमेंटल से क्या इन्वायरमेंटल चलोगे और साथ में इसका अल्टरनेटिव नेम है कोरिलेशन। तो क्या ह्यूमन का रिलेशन रहेगा उस इन्वायरमेंट से, इसमें आप टोटल चलोगे पॉपुलेशन को लेके, ऐसा नहीं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करो, आप पूरी कम्युनिटी की बात करो। फिर आप करोगे क्रॉस सेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं प्रीवेलेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप प्रीवेलेंस डिजीज़ का मेजर करते हो, इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है आपको परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल आएगा एथेनिसिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ये आप क्या करोगे, इंडिविजुअल करोगे। अब इसमें ग्रुप में करने से कोई फायदा नहीं है, आप क्या करोगे, इंडिविजुअल वर्क करोगे। फिर आपका है केस कंट्रोल का अल्टरनेटिव नेम है केस रेफरेंस। अब ये केस रेफरेंस क्या होता है, इसमें आप सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन करोगे और इन्वेस्टिगेशन से आप पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू और जो आपको रेफरेंस लिमिट मिलती है उससे आप कर लोगे। लेकिन इसमें भी आप क्या करोगे, इंडिविजुअल का करोगे। आपको कोई भी पॉपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका ऑब्जर्वेशन में लास्ट आएगा कोहॉर्ट को हम लोग कहते हैं फॉलो अप। अब कोई भी कंडीशन होती है उसको हम लोग इंसिडेंस स्टडी में रख देते हैं। इंसिडेंस स्टडी में रखने के बाद में आप उसका फॉलो अप भी तो रखते हो। आपने हेल्थ एजुकेशन में लास्ट पॉइंट फॉलो अप इसीलिए रखा था क्योंकि जो इंडिविजुअल पर्सनस होते हैं वो उसको मेंटेन कर सकें, उनके मेंटेनेंस से ही आप कह सकते हैं सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ये सारी चीज़ें करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सारी चीज़ें एक लाइन वाइज करिए कि आपको इसी तरीके से मेंटेन करना होता है।
इसी तरीके से आप एक ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी की मैं बात करूं तो इसमें आपके टोटल 4 पॉइंट आते हैं, जैसे कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, फिर क्लस्टर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, फिर आपका फील्ड ट्रायल्स, फिर आपका है कम्युनिटी ट्रायल्स। तो ये 4 है और इनके भी एक अल्टरनेटिव नेम्स आते हैं, जैसे कि रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स का आपका है क्लिनिकल ट्रायल। इसमें क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट करो, आप एक्सपेरिमेंट लैब में करोगे ना, क्लिनिकल में करोगे ना, वहाँ पे क्या करोगे, आप रैंडम ट्रायल्स को निकालोगे और उसका बायोलॉजिकल मैट्रिक को करोगे। नेक्स्ट आपका आता है क्लस्टर। क्लस्टर रैंडमाइज्ड में होता है, इसका कोई अल्टरनेटिव नेम नहीं है। इसमें आप मेनली माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज के लिए करोगे, जो कि आपके क्या होते हैं, क्लस्टर में रहते हैं। फिर आप फील्ड ट्राई करोगे। फील्ड ट्राई में आपका जो भी स्टडीज़ होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल पे वर्क करेगी और वो कैसे कैसे वो अफेक्ट कर रही है डिजीज़ को, आप उसको डिस्कस करोगे। नेक्स्ट आपका आएगा कम्युनिटी ट्रायल्स। अब ये कम्युनिटी ट्रायल्स आपका आउटकम वेरिएबल करेगा, क्यों? क्योंकि हर एक कम्युनिटी का अलग अलग ट्रायल पे एक्सपेरिमेंट होकर रिजल्ट रहता है, जिससे आप कह सकते हो क्या रहता है, वो डिफरेंट रहता है। नेक्स्ट कम्युनिटी ट्रायल्स को हम लोग कम्युनिटी इंटरवेंशन स्टडीज़ भी कहते हैं। यह हमेशा हेल्दी पीपल कम्युनिटीज़ के लिए वर्क करती है। तो आपके लिए जो मेंशन था कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, तो ये डिटेल में मेंशन है। मैं नोट्स शेयर कर दूंगी बुक PDF टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको देख लीजिएगा। आप अपने नोट्स फ्रेम करना चाहते तो आप नोट्स फ्रेम कर लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट इस टेबल के थ्रू से क्लियर करना चाहते हैं एपिडेमियोलॉजी, तो आप इससे भी कर सकते हैं। मेनली आपको लिखना एग्जाम में अपने थ्रू से, अगर आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। यूनिट 2 में बस आपके इतना ही टॉपिक है, हम लोगों ने डिस्कस करा था सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप में जो भी चीज़ें मेंशन है वो सारी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है। जैसे कि जो आपका यूनिट 2 है, सबसे पहले इसमें टाइप्स आएगा आइसोलेशन सिस्टम के, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के, ट्रांसमिशन के, एपिडेमियोलॉजी, वो भी आपकी CDC गाइडलाइंस पे, फिर आपके इफेक्टिव यूज़ ऑफ PPE। तो हमने इन तीनों चीज़ को डिस्कस कर लिया है। आपका कोई भी डाउट है यूनिट 2 से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।